तेंदुए का रुख उस गोशे की तरफ था जिधर मेरी वो दोनों मोहसिन माँ बेटी महवे ख्वाब थी। मुझे खुद से ज्यादा अपने मोहसिनों की फिक्र हुई। तेंदुए का रुख दूसरी जानिब होते ही मैंने मकदूर भर ताकत ही से सही धीरे से खुद को सुलगती हुई अंगीठी की जानिब खिसकाया, लेकिन जैसे ही मैं अंगीठी के करीब पहुंचा, दरिंदे को अपने पीछे किसी आहट का फौरन ही एहसास हो गया और वो दूसरे गोशे की तरफ जाता हुआ यकदम रुका और पीछे यानी मेरी जानिब गर्दन मोड़कर देखने लगा। कुछ देर पहले बेहिस्सो हरकत शय को अचानक अपनी जगह बदलते देखकर उसके हल्क से हल्की सी गुर्राहट खारिज हुई और वो तेजी से मेरी जानिब दोबारा घूम गया और मेरी तरफ आने लगा। लेकिन मैं जब तक अपनी सोची समझी स्कीम पर अमल कर चुका था, मैंने सुलगती हुई अंगीठी को किसी तरह हल्की ठोकर मारकर गिरा दिया। इसके अंदर से सुलगते हुए शोले फर्श पर बिखर गए। यही नहीं, मैंने इन पर लिहाफ का एक हिस्सा भी रख दिया जिसके सबब इससे आग और धुआं उठने लगा। तेंदुआ गुर्राता हुआ जिस तेजी से मेरी जानिब बढ़ा था, इसी तेजी से वो रुक गया। शुक्र था कि कोयले सुलग रहे थे। लिहाफ के एक कोने को भी इन्होंने सुलगा दिया था। मुड़ी में धुआं भरने लगा। दरिंदा ख्वाह कोई भी हो, वो आग और धुएं से घबरा जाता है, इतना मुझे भी इदराक था। वही हुआ। तेंदुआ मुझे तरने वाला समझते हुए मेरी जानिब पेशकदमी करने के बाद रुक गया था। अब मेरे और उसके दरमियान सुलगते हुए कोयले, जलता हुआ लिहाफ और धुआं था। आग भी इससे बुलंद होने लगी। इस मूजी खतरे से निमटते हुए मुझे ये भी डर हुआ कि कहीं इस घास फूस और सरकंडों की मुढ़ी में आग ही न भड़क उठे। वही हुआ। आग लिहाफ को निगले जा रही थी। तपश में इजाफा हो चला था। मेरी कोशिश थी कि लिहाफ एक हद तक जले और खुद भी महफूज रहूं। एक खदशा मुझे इस बात का भी था कि कहीं वो बूढ़ी खातून और उसकी बेटी चंबेली न जाग पड़े और इधर आ निकले। तेंदुआ यकीनन इन्हें हड़प कर सकता था। लिहाजा मैंने अपनी सी कोशिश और जसारत की और जलते हुए लिहाफ को लेटे लेटे ही किसी तरह तेंदुए की तरफ सिरकाने लगा। वो होले होले गुर्राता हुआ पीछे हटने लगा, यहाँ तक कि वो पलटकर टूटे हुए दरवाजे से बाहर तारीकी में गायब हो गया। मुड़ी में धुआं भरने लगा और मुझे माँ बेटी के खांसने की आवाजें आने लगीं। साथ ही वो दोनों जाग कर मेरी तरफ आईं और यहाँ का नजारा देखते ही चीखें मारने लगीं। इन्हें क्या मालूम हो सकता था कि हम कितनी बड़ी मुसीबत से बाल बाल बचे थे। वो यही समझ रही थी कि हादसाती तौर पर आग भड़क उठी है। दोनों ने गैर मामूली फुर्ती से आग बुझाई और पानी डाला, मगर मुड़ी में धुआं भर चुका था। हम सब ही पर खांसी का दौरा पड़ गया। काफी देर बाद माहौल बेहतर हुआ। माँ बेटी ने मेरी खैरियत दरियाफ्त की और मैंने इन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वो दोनों भी चंद लहजे के लिए मारे खौफ के थरा उठी थी। और फिर इन दोनों ने मुझे सहारा देकर दूसरे गोशे में पहुंचाया जहां थोड़ी देर पहले वो बेखबर सो रही थी। इसके बाद दोनों लौट गई और काफी देर तक सफाई सुथराई करती रहीं। थोड़ी देर बाद मुढ़ी से धुआं छट गया तो फिजा पुरसकून हुई। दरवाजा भी किसी हद तक दुरुस्त कर लिया गया था। अंगीठी बुझ चुकी थी, लेकिन दरवाजा टूटने के सबब बाहर की सर्द और बर्फीली हवाएं अंदर दर आईं और माहौल में बर्फ जैसी ठंड बढ़ गई। शुक्र था कि खुश्क लकड़ियों का गट्ठड़ कोने में कहीं मौजूद था। कोयले भी थे। मजीद थोड़ी तगदो के बाद अंगीठी दहका दी गई। मुढ़ी की फिजा गर्म हुई और कुछ सुकून मुयस्सर हुआ। इस सारी कशाकशी में सुबह हो गई और दोनों माँ बेटी बेचारी नाश्ते की तैयारी में मसरूफ हो गई। तुम्हारी वजह से कल रात तो मेरी और माँ की जान बच गई, परंतु इस वक्त हम सब इस तेंदुए के पेट में होते। चंबेली हल्की सी पुरशौक मुस्कुराहट से बोली। वो मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी। इस बार मैं इसके सहारे के बगैर ही फर्शी बिस्तर से उठकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया था। क्या इससे पहले कभी ऐसा वाकया यहाँ नहीं हुआ? मैंने पूछा और साथ ही नाश्ता करने लगा। कभी नहीं, लेकिन दूसरे छोटे मोटे खूनखार जानवरों से बाहर सामना होता रहा है। चंबेली ने जवाब में कहा। अल्लाह ही ने तुम्हें बचाया, वरना तो जिस हालत में तुम थे, ऐसे में तेंदुए जैसे खूनी दरिंदे से बचना तुम्हारे लिए नामुमकिन ही था। हाँ, तुम सही कहती हो। अल्लाह ही ने बचाया, वरना तो क्या था मैं और हम भी। अल्लाह से खैर की दुआ मांगो बच्चों। अचानक अम्मा अंदर आई थी। इसके हाथों में चाबी और एक बर्तन था। वो शायद अपना और चंबेली का नाश्ता भी इधर ही ले आई थी। हम सब एक साथ वहीं बैठकर नाश्ता करने लगे। ये दरिंदा दोबारा भी यहाँ का रुख कर सकता है। मैंने किसी ख्याल के तहत कहा, इसे यहाँ इंसानी खून की बू मिल चुकी है। फिक्र की बात नहीं, मैं आज ही इसका बंदोबस्त कर दूंगी। अम्मा बोली। अम्मा, अब क्या बंदोबस्त करेंगी? मैंने कदरे हैरानी से उसकी तरफ देखा। वही जो सरहदी जंगली देहात के लोग खूनखार जानवरों के अचानक हमले के डर से करते हैं। अम्मा ने बेपरवाही से कहा तो चंबेली हंसी, फिर एक निगाह अपनी माँ पर डालते हुए मुझसे बोली, मुझे मालूम है अम्मा हर रोज शाम में 2 अदद हंडोले जलाकर मुड़ी के बाहर लटका देगी। और भला क्या करेगी? हाँ, आग को देखकर जानवर घर के करीब नहीं आते और वापस मुड़ जाते हैं। अम्मा ने भी इजाफा किया। अचानक बाहर कहीं शोर की आवाज उभरी। हम तीनों बुरी तरह चौंक उठे। दोनों माँ बेटी देखने के लिए उठकर बाहर को दौड़ी।
मैं भी परेशान सा हो गया। मैंने दीवार ही से अपनी पुष्ट टिकाए हुए सहारा लिया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इसके बाद बगैर सहारा लिए एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। इस कोशिश से मुझे एक खुशगवार सी खैरत हुई। मैं बगैर सहारे के थोड़ा ही सही चल पा रहा था। मैंने अपनी सी कोशिश जारी रखी और मुड़ी के अंदरूनी गोशे से निकलकर बैरूनी गोशे और फिर दरवाजे तक भी जा पहुंचा। इस बार मैंने महसूस किया कि मेरा सांस कम फूला था। कुछ तवानाई भी महसूस की थी, वरना तो सहारे से इतना ही चलकर मेरी सांसें फूल जाती थी। मैं इसी तरह खुद को वार्म अप भी करता रहा। बहरकैफ चौखट का सहारा लेकर बाहर देखा तो मेरा चेहरा मुतगय्यर हो गया। वहां कुछ लोग खड़े थे। वो जोर जोर से नाराजगी और झगड़े के अंदाज में माँ बेटी से बातें कर रहे थे। माँ बेटी भी अपने दिफा में जवाब दे रही थी। न जाने क्या मामला था, मेरी समझ में तो नहीं आया, अलबत्ता गुस्सा जरूर आ रहा था कि आखिर इन गरीब माँ बेटी ने इनका क्या बिगाड़ा था। ये मुझे गांव वाले ही लग रहे थे जो इन्हें बेदखल करने के बाद भी चैन से नहीं बैठे थे। इनमें मुझे एक तुंदखू नौजवान भी नजर आया। वो बढ़ चढ़ कर बोल रहा था। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। इनमें मर्द, बूढ़े और कुछ औरतें भी थीं जो हाथ नचा नचा कर दोनों माँ बेटी के खूब लत्ते लेने में लगी हुई थीं। तुंदखू नौजवान एक सफेद घोड़े पर सवार था। बाकी लोग पैदल थे, तहम गधा रेड़े खड़े थे। वो इसमें सवार होकर शायद यहाँ पहुंचे थे। नौजवान घुड़सवार के हमरा 3-4 अफराद और भी घोड़ों पर सवार थे। इनके कांधों पर राइफलें भी झूल रही थीं। तब ही इनमें से एक की नजर मुड़ी पर पड़ी और एक ने चिल्लाकर मेरी जानिब इशारा कर दिया। चंद लोगों के मजबा ने मेरी जानिब देखा, फिर पहले घुड़सवार और उसके बाद बाकी लोग भी गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए मुड़ी यानी मेरी जानिब आने लगे। मैं चौखट का सहारा लिए खड़ा था। इन्हें अपनी जानिब इस तरह बढ़ते हुए आता देखकर मैं परेशान भी हुआ और वजह परेशानी फकत मेरी माजूरी थी। ये लोग नहीं, वो मेरे करीब आ गए। दूसरे भी पैदल ही इनके पीछे चलते हुए करीब आने लगे। ओए, तू कौन है? इसी गुस्सावर और तुंदखू घुड़सवार नौजवान ने मेरी तरफ इंतहाई नखूज से घूरते हुए कहा। इसके लबो लहजे से मुझे रावनत और बुग़्ज़ साफ महसूस हो रहा था। शायद यही नौजवान इन सब लोगों को इन माँ बेटी के खिलाफ भड़का कर यहाँ तक लाया था। तहम मुझे इदराक हो चला था कि ये समद यार ही हो सकता था। मेरा जी चाहा कि इस मगरूर और औबाश नौजवान को पूरे जी जान के साथ धाड़ कर ललकारूं, मगर मेरे अंदर इतनी सकत नहीं थी। मैंने बमुश्किल इससे कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। मुसाफिर? नौजवान हकारत अमेज तंज से बोला। तुम्हारी हालत देखकर तो लग रहा है कि तुम सरहद पार से भागे हुए जासूस हो, पनाह लेने के लिए यहाँ आ गए हो। इस मुर्दार की बात पर मैं अंदर से दहल गया। ये मुझ पर सरहद पार से आए हुए जासूस का इल्जाम लगा रहा था। ये बहुत बड़ी खतरनाक बात हो सकती थी, मेरे लिए भी और इन दोनों बेचारी माँ बेटी के लिए भी। यह गलत है। मैं मुसाफिर ही हूँ और मुझे मेरे दुश्मनों ने इस हाल को पहुंचा कर रखा है। मामला क्या है? तुम लोग इधर क्यों आए हो? मामले के मामे अभी तुझे बताते हैं। मुतवक्का समद यार ने तय से दांत पीसते हुए कहा और घोड़े से उतर आया। मुझे उसकी आंखों से फितने झांकते हुए महसूस हुए। इसके साथी भी उतर आए। तब तक गांव के वो लोग भी करीब आ गए जो इसके साथ थे। ये देख लो तुम सब, इन माँ बेटी ने यहाँ एक जासूस को पनाह दे रखी है। समद यार ने फितना जगाने के अंदाज में लोगों से कहा। वो सब हैरान और गुस्सा भरी नजरों से मेरी जानिब देखने लगे। अम्मा और चंबेली इस नई सूरत-ए-हाल से परेशान और हरासान नजर आने लगी, मगर चंबेली ही ने हिम्मत करके मेरे बारे में इन्हें बताया कि मैं एक मुसाफिर हूँ, जासूस नहीं, और मेरे दुश्मनों ने ही मुझे इस हाल को पहुंचाया है, निज ये कि वो मेरा इलाज कर रही थी। हाँ लोगों, ये बात सच है। कभी तुम हम पर दरिंदा पालने का इल्जाम लगाते हो और कभी जासूस। हमें गांव से बेदखल करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला। हम खुद यहाँ उस दरिंदे के हाथों मरते मरते बचे थे। खुदा का खौफ करो, अब तो हम गरीबों की जान छोड़ दो। अम्मा ने हाथ जोड़कर रोते हुए उनसे कहा। मेरा दिल भी भर आया। तैश अमेज उबाल, दुख और बेबसी की इन मिलीजुली कैफियत ने मेरे अंदर एक हलचल सी मचा दी थी। वो तेंदुआ तुम्हारा ही पाला हुआ था। समझदार ने बूढ़ी खातून की तरफ देखकर बरहमी से कहा। जुमा भाई के अलावा इन लोगों ने इस दरिंदे को इधर ही से आते देखा था, जिसके घर पर हमला करके वो इसकी बीवी को हलाक करके भाग खड़ा हुआ है। ये झूठ है, चंबेली चिल्लाई। कैसे झूठ है? एक उम्र रसीदा औरत हाथ नचाती हुई एक कदम आगे बढ़कर बोली। इस दरिंदे ने तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ दिया? इसने हमारी झोपड़ी पर हमला किया था। अम्मा ने सफाई पेश करना चाही, मगर हमने उसे मार भगाया था। अच्छा, एक आदमी ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा। मार भगाया था या अपने पालतू को आबादी का रास्ता दिखा दिया था ताकि तुम हमसे अपनी बेदखली का इंतकाम ले सको? ये झूठ है, चंबेली फिर चीख कर बोली। सरहद पार से पहले भी गांव में शिकारी दरिंदे आते और हमला आवर होते रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते? बस बस, फैसला हो गया।
समद यार ने हाथ खड़ा करके कहा और लोगों की तरफ मुंह करके एलानिया बोला, तुम सब ने देख लिया कि यहाँ इन माँ बेटी ने एक खूनी दरिंदा ही नहीं बल्कि एक जासूस भी पाल रखा है। सबसे पहले इस जासूस को सरहदी पुलिस के हवाले करना होगा। इसके बाद दोनों माँ बेटी को भी जेल जाना होगा, क्योंकि इन्होंने एक सरहद पार मुल्क के जासूस को पनाह देने का खतरनाक जुर्म किया है। छोटे सरकार, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम आपके साथ हैं, आप जो फैसला करें। लोगों ने हम आवाज होकर कहा। छोटे सरकार का सुनकर इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि यह समद यार ही था। बाकी मामला भी मेरी समझ में आ चुका था। वो तेंदुआ यकीनन यहाँ से भागकर आबादी की जानिब गया था और किसी के घर पर हमला कर दिया था। अब समद यार ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इन माँ बेटी पर इल्जाम लगा दिया था। ठीक है, तुम सब लोग अपने अपने घर लौट जाओ, समद यार ने मक्कारी से कहा, और किसी बात की फिक्र मत करो, हम इस दरिंदे को भी ढूंढ कर हलाक कर देंगे और इन्हें भी देख लेते हैं। जाओ। सब वापस लौटने लगे। मैंने देखा समद यार अब चंबेली को बड़ी गुर्सना और तंजिया नजरों से घूरने लगा था। फिर उसने एक हकारत भरी निगाह मुझ पर डाली और धीरे धीरे कदम उठाता हुआ मेरे बिल्कुल करीब आ गया। वो मुझे ऊपर से नीचे तक बड़ी तहकीर अमीर नजरों से घूरता रहा, फिर अपनी राइफल की नाल से मुझे टहका दिया। मैं गिरते गिरते बचा। वो ठसका मार कर हंसा, ओए तेरा तो तेल पानी खत्म लगता है, सच सच बता कौन है तू, और पड़ोसी मुल्क से कौन से मिशन पर यहाँ आया था। अपनी इस बेतुकीरी और लाचारी पर मैं खुद अंदर से शिकस्त और रेख्त का शिकार होने लगा। मैं जो जंगबाज फितरत था, मद्दे मुकाबल के लिए हर बार ही लोहे का चना साबित होता रहा था, मगर आज मेरी यह हालत थी कि मैं एक जरा ठोके से ढह जाता। समद यार मेरे सामने क्या हैसियत रखता था या इसके मुसल्ला साथी। मैंने अपने अंदर की शिकस्त और रेख्त और टूट फूट पर काबू पाया और उसे बड़े तहम्मुल से मुखातिब होकर बोला, तुम मुझ पर एक गलत इल्जाम लगा रहे हो। मैं मुसलमान हूँ और अपने वतन का वफादार हूँ। अपने दुश्मनों का घेरा तोड़कर मैं पनाह लेने यहाँ इत्तिफाक से आया था। ठीक है, अगर तुम बाजिद हो तो सरहदी पुलिस या रेंजर को मेरे बारे में बता दो, ये तो और अच्छा होगा। इस तरह इन दोनों माँ बेटी को भी जो शिकायत होगी वो भी खुलकर बयान कर ली जाएंगी। मेरे पूरा एतमाद लहजे और दलाइल ने समद यार को अंदर से झंझोड़ दिया था, क्योंकि मैं अब तक इसके बारे में इन माँ बेटी की जुबानी जान चुका था कि यह चाहता क्या था। वो चिल्ला कर बोला, अपनी बकवास बंद कर। फिर उसने अपने एक साथी के करीब जाकर कुछ कहा। इसके बाद उसने चंबेली को एक नजर घूर कर देखा, यूं जैसे धमका रहा हो। फिर वो अपने दो साथियों के साथ आबादी की तरफ लौट गया। इसके दो मुसल्ला साथी इधर ही मौजूद रहे। इन दोनों को वो यहाँ शायद पहरे पर रख कर गया था। मैंने अम्मा और चंबेली को अंदर आने का इशारा दिया और खुद भी पलटा। चंबेली ने बढ़कर बड़ी मोहब्बत और अपनायत से मुझे सहारा दिया। हम तीनों दरवाजा बंद करके अंदर आ गए। तुमने इस रजील को बड़ा अच्छा जवाब दिया, इसका मुंह ही बंद कर दिया। चंबेली खुश होकर और तुसीफी लहजे में मुझसे बोली। अम्मा फिक्रमंद नजर आने लगी थी। वो मेरे दवादारों में लग गई। उसने मेरी जल्द सेहतियाबी के लिए जो बूटी सरहद पार के जंगल से लाना थी, इसका नाम इसने भागी बूटी बताया था। कबूतरों का गोश्त खिलाने के लिए वो पहले ही कांटा जाल बिछा चुकी थी। अब जबकि समद यार पहरे के लिए अपने दो साथी यहाँ छोड़ गया था, ऐसे में अम्मा फिक्रमंद थी कि वो किस तरह बाहर जाए। ताहम इसने हमें तसल्ली दी। मैंने उसे जाने से मना भी किया, मगर वो नहीं मानी। इसी वक्त बारिश शुरू हो गई। सर्दी भी गजब की पड़ने लगी। दोनों पहरेदार गायब हो गए। बारिश 1 घंटे तक मुसलसल होती रही। दोपहर से शाम हो गई। अम्मा ने तैयारी पकड़ी। मैं और चंबेली हैरान नजरों से अम्मा को तैयार होते तकते रहे। उसे मोटी चादर की बुक्कल मारी, एक डंडा पकड़ा जिसका सिरा छील कर उसने उसे नेजा साहब बना रखा था, एक पोटली संभाली और बोली, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों मेरी कामयाब वापसी की अल्लाह से दुआ करते रहना। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैंने बेचैन होकर कहा। तू महज मेरी खातिर ऐसे मौसम और ऐसे वक्त में सरहद पार जाने का खतरा क्यों मोल ले रही है? मैं जैसा भी हूँ ठीक हो जाऊंगा। तूने ही तो कहा था कि यह सब आर्जी है और गुजरते वक्त के साथ मेरी माजूरी खुद ही दूर हो जाएगी। मैंने ठीक ही कहा था, अम्मा ममता भरी मुस्कुराहट से बोली, लेकिन इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। जबकि इस भागी बूटी के इस्तेमाल करते ही देखना तू एकदम पहले जैसा शेर बन जाएगा। यही नहीं, ये बूटी तुझे। वो इतना कहते हुए अचानक रुक गई। मुझे लगा जैसे वो इस जादुई भागी बूटी के बारे में और भी कुछ बताने वाली थी, लेकिन ना जाने क्यों चुप हो गई। फिर चंद लहजे दूसरी जानिब देखते हुए अजीब सा लहजे में दोबारा मुझे मुखातिब करके बोली, सोहराब बेटे, मेरी बूढ़ी मगर तजर्बेकार आंखों ने तेरे अंदर छुपा हुआ बेचैन शेर देख लिया है। तेरे सीने में कैसे तूफान छुपे करवटें ले रहे हैं, मुझे इसका भी अंदाजा हो चला है। फिर उसे मेरी आंखों में अपनी आंखें गाड़ दी और बोली, मैं नहीं जानती कि तेरे दुश्मन कौन हैं और क्या हैं, लेकिन मैं तेरी आंखों में सुलगती हुई वो तपश साफ देख रही हूं जिसे सर्द करने के लिए तू किस कदर बेचैन है। भरोसा रख इस मां पर। सोहराब बेटा,
اور مجھے دعائیں دے کر اس ہستی کے سپرد کر جو نیک مقاصد اور نیک نیتی کے ساتھ کسی کام کو کرنے نکلتا ہے تو اس عظیم ہستی کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ میں اماں کا آج ایسا روپ دیکھ کر حیران رہ گیا، مجھے تو جیسے ایک چپ سی لگ گئی۔ چنبیلی بھی خاموش تھی۔ اس کے بعد اماں رخصت ہو گئی، میں اور چنبیلی موڑھی میں اکیلے رہ گئے۔ ہم نے اماں کو بالآخر اللہ کے سپرد کر دیا۔ وقت بیتتا جا رہا تھا، سر شام ہی رات کا گمان ہونے لگا۔ چنبیلی خاموشی سے رات کا کھانا بنانے لگی۔ میں فرشی بستر پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ بہت عجیب اور غیر یقینی کا عالم تھا، ہر لمحہ دل دھڑکا دینے والا تھا۔ انجانے خوف کے یہ اذیت ناک لمحے بہت مسلوب کر رہے تھے۔ دل کو کسی بھی وقت کچھ بھی کھو جانے کا ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ چنبیلی نے سبزی اور انڈے کا خاگینہ بنایا تھا۔ مجھے بھوک تو نہیں تھی، مگر چنبیلی نے بڑی محبت سے کھانا بنایا تھا۔ میں نے کھا تھا تو یہ اس کے خلوص کی نہ قدری ہوتی، لہٰذا ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد چنبیلی نے قہوہ بنایا، بہت خوش ذائقہ تھا۔ اس نے انگیٹھی بھی گرم کر کے رکھ دی۔ اس کے بعد چنبیلی بھی وہیں بیٹھ گئی۔ لالٹین اور ایک مخصوص طرز کا ہاتھ کا بنایا ہوا چراغ بھی اس نے جلا دیا تھا۔ ہم دونوں کے سائے اس کی روشنی میں دیوار پر لرزنے لگے۔ سہراب، تم کون ہو؟ اچانک چنبیلی نے اپنی ٹھوڑی لحاف میں سکیڑ کر گھٹنے پر رکھتے ہوئے مجھ سے ہولے سے پوچھا۔ اس کا انداز مجھے بڑا پراسرار سا لگا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی کشادہ اور حسین آنکھوں میں ہزاروں بھید لرزاں تھے۔ میں مسکرا دیا۔ تمہیں میں کیا لگتا ہوں، سرحد پار کا کوئی جاسوس؟ میری بات پر وہ ہنس دی۔ نہیں، خیر ایسی بات تو نہیں۔ پھر کھمکاری سے بھر کر دوبارہ بولی، پتہ نہیں کیوں تم مجھے ایک بہت گہرے آدمی لگتے ہو، یا کوئی خاص آدمی مثلاً؟ میں نے بدستور مسکرا کر پوچھا۔ میں کیا جانوں، تم ہی بتاؤ نا اپنے بارے میں، وہ مصنوعی رکھائی سے بولی۔ کیا کرو گی جان کر؟ پھر بھی اس کی گھنیری پلکوں تلے آنکھوں میں دلکشید کر دینے والی حیرت کسی دمکتے ہوئے نگینے کی طرح جگمگائی۔ میرا اب ان دونوں ماں بیٹی سے اپنائیت اور محبت کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ اگر وہ میرے بارے میں نیک نیتی سے استفسار کرنا چاہ رہی تھی تو مجھے بھی کوئی آر نہیں تھا۔ چنبیلی، دراصل زندگی اور حالات ایک عام انسان کو بھی خاص بنا دیتے ہیں۔ بالآخر میں نے بتانا شروع کیا۔ چنبیلی، میری زندگی کی کہانی بھی فقط اتنی ہی سی عام سکھ ہے جتنی کی قریب محلے میں پیدا ہونے والے اور غربت و اسرت میں حلال کی روزی سے پلنے والے کی ہوتی ہے۔ بچپن سے لڑپن تک حالات نے بالکل غیر محسوس انداز میں کروٹیں بدلیں، اور آج جوانی تک میں انہی کروٹوں سے گزرتا نئی نئی صورت گری میں ڈھلتا رہا ہوں۔ یہاں تک کہ اس کے بعد میں نے اسے دھیرے دھیرے سب بتا ڈالا، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وہ بڑی اشتیاق، محبت، غور و فکر اور حیرت سے یک ٹک خاموشی سے سنتی رہی۔ میں خاموش ہو گیا اور اپنا چہرہ جھکا لیا۔ وہ بھی کچھ لمحوں کے لیے چپ سی رہی اور کچھ نہیں بولی۔ ہم دونوں جیسے دم بخود سے بیٹھے وقت کی اندیکھی لڑی میں لمحوں کے موتی ایک ایک کر کے پروتے رہے۔ موڑھی کی محدود اور ٹھہری ٹھہری فضا میں سلگتی انگیٹھی کولے ہولے احتجاجی انداز میں چٹک رہی تھی۔ موڑھی کی دیواروں پر ہمارے لرزاں سائے مبخوت سے تھے۔ باہر برفیلی ہواؤں کی ہلکی شائیں شائیں سنائی دے رہی تھی۔ دور کہیں کسی آوارہ جانور کی ٹھٹکا دینے والی آواز ابھر جاتی۔ ہر سو گہرا سکوت طاری رہا، پھر گہری سسکاری سے مشابہ آواز ابھری۔ چنبیلی نے ایک طویل سانس کھینچی تھی۔ میری گردن جوں کی توں جھکی رہی۔ تبھی چنبیلی کے نرم و نازک ہاتھ کا گداز اور لطیف دباؤ مجھے اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ میں نے دھیرے سے اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ چنبیلی کی کشادہ آنکھوں میں مجھے ہلکی سی نمی تیرتی ہوئی نظر آئی، یوں جیسے وہ میرے درد کو سمجھ رہی ہو، میرے اندر کو محسوس کر رہی ہو، مجھے جان رہی ہو۔ پھر اس کے گداز لبوں پر جنبش ابھری۔ مرتعش سے لہجے میں لرزیدہ سے الفاظ اس کے منہ سے برآمد ہوئے۔ سہراب، میں نہیں جانتی تھی کہ تم اندر سے کس قدر گھائل اور دکھی انسان ہو۔ باقی میں نہیں جانتی تھی کہ تمہارے دل اور سینے میں کیسا آتش فشاں ابل رہا ہے۔ اب تک تم کتنے کڑے حالات اور کٹھنائیوں سے گزرے ہو، وہ تم ہی جانتے ہو گے، اور تمہاری ہی ہمت ہے یہ سب سہنے کی۔ نہیں چنبیلی، میں نے ہولے سے اس کی آخر الذکر بات کی نفی کی۔ حالات کی بھٹی میں جو بھی میری طرح جلے گا وہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ہمت والے کم اور حوصلہ ہارنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تم ہمت والے اور حوصلہ مند ہو۔ چنبیلی نے فوراً ہی مجھ سے اختلاف کیا۔ میں نے ہولے سے سر جھٹکا اور پھیکی سی مسکراہٹ سے چنبیلی کی طرف دیکھ کر بولا،